नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और पॉलिटी में देखिए हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हम लोग किस विषय में पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है पॉलिटिकल डायनामिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो मेरा जो पिछला लेक्चर आया था वो भी पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है इसी से रिलेटेड था। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक गतिशीलता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए होता क्या है कि एक आम नागरिक जो होता है वो कहीं ना कहीं चुनाव में भाग तो लेता है, लेकिन उस आम इंसान को जो है चुनाव के बारे में अगर आप उससे जानकारी लेंगे तो वो नहीं बता पाएगा कि किस तरीके से चुनाव होते हैं, किस तरीके से मतदाता सूची बनती है और कौन कौन अधिकारी किस लेवल पर कार्य करता है। और तो ये जो टॉपिक है आपके जो देखिए जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। जो नहीं भी करते हैं तो कम से कम उन लोगों को भी जो मेरे द्वारा ये पॉलिटिकल डायनामिक्स का जो लेक्चर दिया जाएगा इसमें लगभग 6 से 7 चैप्टर होंगे। तो अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो इतनी जानकारी आप अगर नॉर्मल आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक से आप बेहतर समझ रख सकते हैं। तो और इससे आपको जो है चुनाव करने में आसानी होगी कि मतलब कि किस पार्टी को आप मतलब कि समर्थन दें या किसका पक्ष में रखें, किसको विरोध में रखें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप देखिए कोई ना हर इंसान जो होता है वो किसी ना किसी पार्टी को तो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता ही है। कुछ ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सभी करते हैं, कुछ लोग तटस्थ भी रहते हैं। लेकिन एक क्या होता है कि जो लोग पार्टी को समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक अंधभक्त की तरह नहीं सपोर्ट करना चाहिए। चीज़ों को सही वे में उनको पता होनी चाहिए कि वो जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अधूरी जानकारी के बेस पे ही वो किसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल जो आपका जो भी जागरूकता है तो आपको इन चैप्टर से मिल जाएगी, जो मेरे द्वारा अभी 5 से 6 चैप्टर कराए जाएंगे। इसमें आप पिछला वाला लेक्चर और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं, क्या उनका उद्देश्य होता है और कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी बनती है, कैसे राज्य स्तरीय पार्टी, क्षेत्र स्तरीय पार्टियां तो किस तरीके से ये बनती हैं, उनका मूल उद्देश्य क्या होता है पार्टियों का बनने का और किस तरीके से टूटती हैं। तो ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। तो आज की अगर हम बात करें तो आज हम जो बात करेंगे वो इलेक्शन पर करेंगे कि निर्वाचन जो होता है तो वो किस तरीके से होता है। तो आज हम लोग निर्वाचन को लेकर जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो हम लोग देखेंगे। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और जो है सामान्य जागरूकता से भी आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे इन चैप्टरों को पढ़ने के बाद में, खुद को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। और देखना कि जो राजनीतिक दलों को लेकर आपकी जो भी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है लेक्चर को पढ़ने के बाद में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो निर्वाचन व्यवस्था हमारी है वो किस तरीके से कार्य करती है। तो निर्वाचन व्यवस्था की बात करें तो निर्वाचन व्यवस्था अगर हम देखें कि हमारा जो संविधान है इसमें निर्वाचन व्यवस्था का उपबंध अगर हम देखें तो हमारा जो भाग 15 जो है वो निर्वाचन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 जो हमारे अनुच्छेद हैं ये हमारे निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो निर्वाचन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहली अगर व्यवस्था की हम बात करें तो पहले क्या है कि निर्वाचन जो चुनाव होता है वो करवाता कौन है। तो वो कौन करवाता है, वो उसके लिए एक बॉडी है, तो संस्था है, वो उसको क्या बोलते हैं निर्वाचन आयोग, जो कि एक स्वतंत्र संस्था है निर्वाचन आयोग। संविधान में इसका उपबंध कहाँ पर है, अनुच्छेद 324 में। और अगर इसमें बात करें कि कितने सदस्य होते हैं तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें होते हैं। तो लेकिन देखिए यहाँ पे एक मुख्य और 2 अन्य हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनकी जो सैलरी होती है और जो इनकी जो पदावधि होती है वो सेम होती है। कहने को ही बस होता है कि एक मुख्य 2 अन्य, बाकी इनकी सारी सेवा शर्तें और इनकी जो पावर होती है सभी कुछ समान होती है। तो अच्छा, अब हम लोगों ने बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो निर्वाचन आयोग है किस किस का चुनाव करवाता है। तो जो हमारी जो संसद होती है और राज्य विधायिका हो गई, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, तो इनके चुनाव जो हैं इनकी जिम्मेदारी किसकी है, इनके चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की। अब जो हमारे पंचायती देखिए जो गांव में आप लोग देखते हैं जो प्रधानी वगैरह के इलेक्शन होते हैं तो वो सब चीज़ें मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था वाला जब चैप्टर कवर करवाऊंगा तो वहाँ से मैं आपको चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। आज बेसिक तो मैं आपको संसद और राज्य विधायिका पे ही हमारा फोकस रहेगा, तो हम लोग जो है लोकल लेवल पर नहीं जाएंगे। तो पहली व्यवस्था हम लोगों ने देखी कि जो चुनाव करवाने वाली जो संस्था है वो कौन है और किस किस के वो चुनाव करवाती है और उसमें कौन कौन से
सदस्य होते हैं। और इनके देखिए, निर्वाचन आयोग के बारे में मैं डिटेल में एक लेक्चर लेके आ चुका हूँ, तो इसके स्पेसिफिक जानकारी के लिए आप वो लेक्चर देख सकते हैं। देखिए, दूसरी विशेषता देखें कि मतदाता सूची, जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पे जो अधिकारी बैठा होता है वो मतदाता सूची में पहले हम लोगों का नाम चेक करता है, उसके बाद में ही जो है हमको वोट डालने की इजाज़त देता है। तो देखिए जो मतदाता सूची होती है वो किसके किसके लिए होती है, संसद और राज्य विधायिका के लिए। देखिए, इन दोनों के लिए क्या होती है, एक ही मतदाता सूची बनाई जाती है। अब बात आती है कि एक ही क्यों बनाई जाती है और एक ही जो मतदाता सूची है ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, ऐसा था कि हिस्ट्री में, शायद आप लोगों ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैं गैस करता हूँ कि शायद आप लोगों ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी हो। उसमें क्या था कि पहले क्या था कि जो पृथक निर्वाचक जो हुआ था, आप बात करें कि आपको शायद याद हो कि जो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, तो उसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो गई थी। वहाँ से एक तरीके से क्या था कि जैसे कि मान लीजिए कहीं पे मुस्लिम प्रत्याशी अगर चुनाव जो है लड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता था कि मुस्लिम जो मतदाता होंगे वही, सिर्फ वही उसको वोट डालेंगे। तो अब क्या होता था कि वहाँ पर फिर क्या होता था कि मतदान के लिए जो है सूचियाँ अलग अलग बनाई जाती थी। तो जो मान लीजिए कहीं पे मुस्लिम अगर खड़ा है उम्मीदवार, तो उसके लिए अलग सूची बनाई जाती थी, उसमें सूची में नाम होने पर ही आप वहाँ पर वोट डालते थे। लेकिन अब ये है कि एक ही मतदाता सूची बनाई जाती है। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो था वो ख़त्म कर दिया गया। तो अब जो है सिर्फ एक ही मतदाता सूची बनती है। और बात करें, देखिए ये पॉइंट है जैसे कि धर्म हो गया, नस्ल हो गया, जाति और लिंग। देखिए, कोई भी व्यक्ति, जो सरकार है हमारी, वो धर्म, नस्ल, जाति एवं लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहेगी कि आप जो है धर्म के आधार पर अपात्र हो, आपका नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल किया जाएगा, या किसी को नस्ल, जाति या लिंग को लेकर सरकार ऐसा दावा नहीं कर सकती कि इन मुद्दों को लेकर आपका जो है मतदान करने का अधिकार छीन ले। और ये सरकार के लिए बात हो गई, और ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा रूल बन भी गया है, तो कोई व्यक्ति भी ऐसा खुद को जो है धर्म, नस्ल, जाति एवं लिंग के आधार पर ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे इन बातों को लेकर जो है एक जो है मेरा नाम जो है मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाए। वो आपको जो कानून है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसमें शामिल किया जाएगा। देखिए, अब हम लोग तीसरी व्यवस्था की तीसरी जो पॉइंट है हम लोग देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें क्या है, वयस्क मताधिकार है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जैसे कि आप 18 वर्ष के हो गए हैं, ठीक है, तो आपको जो है मतदान करने का अधिकार मिल गया है। आप जो है अपना वोट बनवा सकते हैं और मतदाता सूची में आपका नाम ऐड हो जाएगा। जब चुनाव होंगे तो आप वोट डालने के लिए जो है बिल्कुल उपलब्ध रहेंगे। तो अब बात करें कि देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आप 18 वर्ष के हो गए तो ये मतलब कि कंफर्म नहीं है कि आप वोट ही डालेंगे। तो लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे कि संसद होती है और जो राज्य की विधायिका होती है, अगर उसने कोई ऐसा कानून बना दिया है तो वो कानून बना देती है, तो उस कानून के आधार पर आप वोट डालने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, इस पे आप अगर एग्जांपल देखें, मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 18 वर्ष के हो गए तो आप वोट डालने का अधिकार आपको मिल ही गया। मान लीजिए आपने कोई ऐसा कृत्य कर दिया कि जो हमारे संविधान के विरुद्ध है, और आप पे अगर राष्ट्रद्रोह का अगर मान लीजिए कोई मामला आप पर चल गया है, आपने कोई घोटाला किया है, आप दिवालिया हो गए, तो इन जो है समस्याओं को लेकर आपसे वोट डालने का अधिकार आपसे छीन लिया जाता है। इसके लिए संसद और राज्य की जो विधायिका होगी वो कानून बना सकती है। तो उन कानूनों से अगर आप वंचित हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो है संसद कुछ उपबंध बना देती है। उपबंध कहने का मतलब कुछ कानून बनाएगी या नियम बना देगी। किस लिए? देखिए, मतदाता सूची तैयारियों के लिए, जो मतदान की सूचियां होंगी उनको तैयारियों के लिए जो उपबंध कौन बनाएगा, वो बनाएगी संसद। और संसद क्या करती है, परिसीमन आयोग का गठन करती है। देखिए, परिसीमन आयोग का काम क्या होता है? परिसीमन आयोग का बेसिकली काम ये होता है, जैसे कि अभी मान के चलिए कि हमारे लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं 552, तो ये 552 जो सीटें डिवाइड की गई हैं वो किस आधार पर डिवाइड की गई हैं? वो हमारी डिवाइड की गई हैं जनसंख्या के आधार पर। और ये जो है पुरानी व्यवस्था काफ़ी समय से चली आ रही है, 552 सीटें। और अब देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ चुकी है, जनसंख्या जो है अब जो है बढ़ चुकी है। तो अब अभी क्या है कि ये जो 552 सीटें जो लोकसभा की अगर बात करें तो ये कब तक के लिए हैं? ये 2026 तक के लिए हैं। उपबंध अभी तक संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया है कि 2026 तक जो है
टोटल 552 सीटें ही रहेंगी। अब 226 सीटों के बाद में जो 2026 के बाद में जो है सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ी है तो उसी के आधार पर सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो परिसीमन आयोग गठित करती है कि ये जगह और क्षेत्र के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से जो सीटें में वृद्धि होगी तो उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अन्य आवश्यक मामले देख लेते हैं। तो जैसे कि ये तो बात संसद की होगी, और राज्य विधायिका भी कानून बनाती है। जैसे कि कोई भी मुद्दा छूट गया जिस पे संसद ने कानून नहीं बनाया है, या संसदीय विधि के कोई अनुपूरक जिससे उसका पूर्ति हो सके, तो ऐसा नियम या कानून राज्य की विधायिका भी बना सकती है। तो अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जो परिसीमन आयोग गठित होता है, वो अपना जो निर्णय देगा या आदेश पारित करेगा, तो जो भी वो अपनी रिपोर्ट देगा तो वो अंतिम होगी, और उसके खिलाफ आप न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जाएगी, यानी कि जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं किया जा सकता न्यायालय में। तो इसका जो आदेश होगा वो अंतिम होगा और सभी के लिए मान्य होगा या फिर एक्सपेक्टेबल होगा सभी के लिए। तो अगली हम लोग बात करें, देखिए हम लोगों ने किस तरीके से चुनाव की हमारी जो व्यवस्था है उस तरीके से उसमें क्या क्या विशेषताएं थी हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग जो आते हैं वो बात करेंगे चुनाव तंत्र की, यानी कि इलेक्शन सिस्टम की बात करेंगे, जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो वाला पोर्शन है। तो अधिकारी जो होते हैं इसमें जुड़े हुए, चलिए एक एक करके हम लोग चुनाव आयोग से जाएंगे कहाँ तक, जहाँ पे आप वोट डालने जाते हैं उस रूम में बैठे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वहाँ तक जाएंगे हम लोग। एक एक अधिकारी को हम लोग देख लेंगे, स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर या फिर क्षेत्र लेवल पर कौन कौन अधिकारी होता है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका उपबंध अनुच्छेद 324 में है, और इसमें 3 सदस्य होते हैं जो कि हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो अगला देखते हैं कि ये तो हो गया भारत का निर्वाचन आयोग, तो इसका काम पूरे भारत को देखना होता है। और इसके नीचे कौन होता है? इसके नीचे होता है मुख्य निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? CEO। ये कंपनी वाला CEO नहीं है, ये है चीफ इलेक्शन ऑफिसर इसको बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं ये किसके लिए काम करता है। देखिए जो पूरा भारत हो गया, उसमें जो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश जो डिवाइड होते हैं, तो हर राज्य के लिए जो है, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक बना दिया जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो हर राज्य में आपको एक मिलेगा, अगर कोई संघ शासित प्रदेश है तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो ये वहाँ का पूरे राज्य का मुखिया कह सकते हो, चुनाव की व्यवस्था को देखने वाला होता है। और इसका कार्य क्या होता है कि चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करना या फिर मूल्यांकन करना। चुनाव से जुड़ी हुई जो भी स्टेट लेवल पर प्रॉब्लम होगी तो वो इसी के द्वारा सॉल्व की जाएंगी। तो अब हम लोगों ने राज्य के नीचे क्या आता है? राज्य के नीचे आता है जिला। तो अगला अधिकारी कहाँ पर नियुक्त होगा? वो होगा जिले में। तो जो राज्य होते हैं उसमें जो जिले होते हैं, जिलों की संख्या घटती बढ़ती रहती है राज्य के हिसाब से। तो प्रत्येक जिले में कौन होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसको क्या बोलते हैं? DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इसको बोला जाता है। तो ये क्या करता है कि जिले में जो भी चुनाव का कार्य होगा उसका पर्यवेक्षण या फिर मूल्यांकन या फिर निगरानी करने का काम कौन करता है? वो करता है जिला निर्वाचन अधिकारी। तो जिला वाला हम लोगों ने देख लिया। तो जिले से नीचे अगर हम बात करें तो जिले से नीचे कौन आता है? तो जिले से नीचे देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जैसे कि विधायक होते हैं तो उनका क्षेत्र बटा हुआ, तो एक ही आप देखेंगे कि जिले में 4 विधायक या 4 सीटें हैं राज्य विधानसभा की, या 5 सीटें संसद की भी मतलब कि बटी हुई होती हैं। जो सीटें बटी होती हैं तो हर क्षेत्र के लिए मान लीजिए कोई विधायक का क्षेत्र है, मान लीजिए जहाँ पे 5 हैं एक जिले में, मान लीजिए कि 5 विधायक हैं, तो 5 सीटों के लिए अलग अलग चुनाव अधिकारी एक नियुक्त किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? चुनाव अधिकारी बोलते हैं, जो क्षेत्र विशेष पर कार्य करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? RO। तो ये पानी वाला RO नहीं है, ये कौन सा है? रिटर्निंग ऑफिसर इसको बोला जाता है। तो ये क्या करता है कि जो संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्य होते हैं उनके संचालन के लिए उत्तरदायी ये अधिकारी होता है। तो अब हम लोगों ने देख लिया। अब क्षेत्रों की बात हो गई। अब हम लोग आएंगे पीठासीन अधिकारी, जहाँ पर हम लोग वोट डालने जाते हैं। तो उस रूम में जो बैठा हुआ अधिकारी होता है हेड, तो उसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। इसको क्या बोलेंगे? PO। बैंक वाला PO नहीं है, ये कौन सा वाला PO है? चलिए आप कमेंट में बताना सब लोग कि ये कौन सा होता है। तो अच्छा, ये किसके द्वारा नियुक्त होता है? अच्छा, हम लोग ये भी मैं आपको बता दूं कि नियुक्तियां कौन करता है। जैसे कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये हो गया, इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और जिला निर्वाचन अधिकारी, इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये भी यही करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। देखिए इसमें जो है राज्य की सलाह भी ली जाती है।
तो राज्य की सलाह लेकर इन पे जो है अनुमति जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। अब अगर बात करें कि जो पीठासीन अधिकारी होता है, अगर इसकी नियुक्ति की बात करें तो ये कौन करता है, जो जिले का निर्वाचन अधिकारी जिसको डीईओ बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, तो ये नियुक्त करता है किसको, पीठासीन अधिकारी को। तो ये बात आप लोग यहाँ पर जो है विशेष तौर पर याद रखिएगा। तो जो पीठासीन अधिकारी इसको पीओ बोलते हैं, अच्छा इसको बता ही देता हूँ मैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको बोलते हैं। तो इसका काम होता है कि मतदान अधिकारियों के सहयोग से मतदान केंद्र पर मतदान संपन्न कराना। तो मतदान के लिए और अधिकारी जैसे कि टीचर्स की ड्यूटी लगी होती है रूम में, तो उनके साथ में मतदान को संपन्न कराने का काम इसका होता है। अब एक और अधिकारी होता है, उसका नाम होता है चुनाव निबंधन पदाधिकारी। तो देखिए निबंधन शब्द शायद काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगी, तो मैं बता दूं निबंधन के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है जिसको बोलते हैं पंजीकरण। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि चुनाव पंजीकरण पदाधिकारी या फिर अधिकारी, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इसको बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि संसदीय चुनाव क्षेत्र में मतदाता सूची आदि को तैयार करने के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी उत्तरदायी होता है। तो ये किस लिए होता है, जो मतदाता सूची जो हमारी वोटर लिस्ट बनती है इसको बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, ये होगा चुनाव पंजीकरण अधिकारी। तो पंजीकरण अधिकारी ये किसके लिए होता है, चुनाव मतदाता सूची के लिए। तो हम लोगों ने जो इससे जुड़े हुए अधिकारी थे वो हम लोगों ने देख ली। अभी कुछ अधिकारी और भी बचे हैं जो जिनकी संख्या अभी 5-6 अधिकारी और भी बचे हैं। इनको पर्यवेक्षक बोला जाता है, ये इनका काम होता है पर्यवेक्षक। और जो भी अधिकारी सरकारी होते हैं तो उन्हीं को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग, इनको जो अधिकारी होते हैं इनको पर्यवेक्षक के तौर पर अस्थायी तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो इनका चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए पहले बात करें तो पहले आते हैं सामान्य पर्यवेक्षक। तो सामान्य पर्यवेक्षक जो नियुक्त होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना, ये उसका कार्य होता है। और जो चुनाव से रिलेटेड जो भी जुड़ी हुई हर चरण, चाहे कोई भी चरण कोई भी प्रक्रिया हो, इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी तो इसकी निगरानी और मूल्यांकन कौन करेगा, ये करेगा सामान्य पर्यवेक्षक। दूसरा देखते हैं पर्यवेक्षक कौन आता है। दूसरे पर्यवेक्षक होते हैं व्यय पर्यवेक्षक। इनका काम क्या होता है, जैसे कि जो उम्मीदवार होते हैं तो उम्मीदवारों के जो चुनावी खर्च होते हैं उनको कौन निगरानी करेगा, तो ये करेगा व्यय पर्यवेक्षक। और इसका काम क्या होता है, जैसे कि कोई जो उम्मीदवार है वो वोटरों को लालच तो नहीं दे रहा है, या मान लीजिए उनको उपहार या पैसे का लालच देकर उनसे वोट डलवाने की कोशिश तो नहीं है या दबाव बनाने, तो ये सारे काम और निगरानी और मूल्यांकन कौन करता है, ये करता है व्यय पर्यवेक्षक। तीसरे नंबर की बात करें तो पुलिस पर्यवेक्षक बना दिए जाते हैं। तो पुलिस इनका काम क्या होता है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कहीं पे हिंसा भीड़ और भगदड़ ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए, तो ये काम होता है रोकने का पुलिस पर्यवेक्षक का। तो आगे बात करें कि जागरूकता के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं तो इनका काम होता है कि जो फील्ड स्तर पर प्रबंधन को देखना। तो जो फील्ड स्तर पर जो भी प्रबंधन होगा वो ये देखेंगे और क्या करेंगे, ये वोटरों में जागरूकता बढ़ाएंगे कि आप किस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए वोट देने के प्रति। तो ये सब कार्य कौन करता है, ये करता है जागरूकता पर्यवेक्षक। अगला अधिकारी देखते हैं, अगला अधिकारी होता है कि लघु स्तरीय पर्यवेक्षक। तो लघु स्तरीय पर्यवेक्षक का काम होता है कि पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव के दिन वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना। जो पोलिंग स्टेशन बूथ बनाए जाते हैं तो चुनाव के दिन जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है उसको देखने का कार्य कौन करेगा, ये करेगा लघु स्तरीय पर्यवेक्षक। और मान लीजिए अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो गड़बड़ी का सीधे सामान्य पर्यवेक्षकों को सूचित करना। तो ये अपनी रिपोर्टिंग किसको करता है, ये करता है सामान्य पर्यवेक्षकों को। मान लीजिए कि पोलिंग बूथ पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो ये तुरंत सूचना देगा सामान्य पर्यवेक्षक को और वो वहाँ पर जो है आगे का एक्शन लेगा। अब बात करें कि सहायक पर्यवेक्षक एक और बच गया है। तो इसका कार्य क्या होता है कि सभी प्रमुख चुनाव प्रचार की घटना की वीडियोग्राफी हो। तो जो भी चुनाव प्रचार की घटना होगी उसकी सभी की वीडियोग्राफी हो और चुनावी अनियमितताओं की शिकायतों का जो तुरंत निवारण यानी कि तत्काल निवारण की बात आएगी तो कौन करेगा, ये करेगा सहायक व्यय पर्यवेक्षक। तो इससे जुड़े हुए हम लोगों ने अधिकारी देख लिए। तो हम लोगों ने जो व्यवस्था थी चुनाव की, निर्वाचन व्यवस्था, उसकी हमने एक एक करके चर्चा कर ली। इससे जुड़े हुए अधिकारी भी हम लोगों ने देख लिए। तो अब चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए वेट करिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से मैं आपको, देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लेक्चर है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जनरल अवेयरनेस के
पर्सपेक्टिव से भी ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। जो भी मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट नहीं है जो नॉर्मली कोई वीडियो देखता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको राजनीति के बारे में, किस तरीके से हमारे देश की चुनाव होती है, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, जो कि हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल डायनामिक्स। तो इसके बारे में जो भी राजनीति से जुड़ी हुई जागरूकता है, मैं आपको यहाँ पर जो है इन लेक्चरों के माध्यम से दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आज का वीडियो आपको किस तरीके का लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।